बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या है, और इन फार्मेसी हम लोग के लिए क्या एथिकल क्या होना चाहिए। एथिक्स मतलब मेनली क्या होता है कि कोई भी चीज जिसमें लाइट पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब क्या सही होगा क्या गलत होगा, जैसे आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके लिए क्या सही होगा, सही दवाइयां बेचना वो सही होगा। गलत दवाइयां बेच रहे हैं तो वो एथिकल गलत है। सब स्टैंडर्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग बेच रहे हैं तो वो एथिकल गलत है। तो इसमें ही कुछ वर्ड है, कुछ टर्म्स है, जैसे एथिक्स। तो आपका मोरल क्या कहता है, जैसे आप अपने नॉर्मल जिंदगी में भी क्या करते हैं, बहुत गलत काम नहीं करते, क्योंकि वहां पे फिर आपका एथिक्स आ जाता है कि अरे हम इतना गलत करेंगे तो पता नहीं भगवान क्या करेंगे। तो लाइक दैट यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है, क्या करना चाहिए। अगर आप पूरा ही गलत दवाइयां बेचेंगे तो क्या होगा, आपका एथिक्स बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी मरने लग जाएंगे, तो ह्यूमंस के लिए वो बहुत खराब होगा। तो पीसीआई ने क्या किया है कि कुछ एथिक्स ड्राफ्ट किए हैं फार्मेसी के लिए, तो उसको ही पढ़ना है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई तो एथिक्स के बारे में लिखने आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे 4 एथिक्स के बारे में पढ़ना है, किसके रिलेशंस में वो दिया गया है। तो एग्जाम में भी आपको कोई 2 के रिलेशंस में लिखने आएगा, जैसे अभी एग्जाम में आए थे तो 2 आया था। एग्जाम क्वेश्चन याद है ना, एथिक्स का क्वेश्चन आया था अभी सेशनल वाले एग्जाम में। मैम। तो वैसा ही आपके मेन एग्जाम में भी एथिक्स के बारे में लिखने आएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारा फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या हुआ कि कोई भी एथिक्स अगर फार्मेसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग है, कुछ भी डिटरमाइन कर रहे हैं सही है या गलत है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स। एथिक्स ही ऐसा वर्ड है जहाँ पे आप पे कोई पेनल्टीज नहीं लगता है। जैसे कि अभी जितना भी लॉ पढ़ेंगे, कुछ भी ऑफेंसेस करेंगे आप, तो वहां पे आप पे पेनल्टीज लग जाएगा, कुछ चार्जेस लग सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। बट एथिक्स खुद का डिटर्मिनेशन है कि आपका मन क्या मान रहा है, सही मान रहा है या गलत मान रहा है। तो वैसे ही फार्मेसी एथिक्स है। तो जैसे हमारा जो प्रोफेशन है वो काफी नोबेल है, आपके बिना किसी का हेल्थ संभव नहीं है ऑब्वियस, क्योंकि दवाई ही नहीं रहेगा तो हेल्थ कहाँ से सही होगा। तो किसी को हील करना ये बहुत बड़ा नोबेल काम है खुद में ही। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि, और दूसरा क्या क्या है कि गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में जब से आया है, तो एकदम गवर्नमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि नहीं, अब जो भी डिस्पेंसिंग करना हो मेडिसिन का कुछ भी, तो वो कौन करेगा, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके लिए कुछ बातें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फार्मासिस्ट 2015 में रेगुलेशन एक्ट जो आया था फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए, तो वो हम लोग फार्मेसी एक्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें एक पॉइंट क्या कहा गया था कि अब जो भी दुकान रहेगा उसमें एक फार्मासिस्ट जरूर रहेंगे। अब ये जो फार्मासिस्ट रहेंगे वो उनका भी कुछ था कि व्हाइट एप्रन के साथ रहेंगे, और कुछ कुछ चीज दिया गया था कि उनका लाइसेंस जो भी है सर्टिफिकेट, वो उनका बैच नंबर, उनके एक क्या बोलते हैं उसको, बच्चे लोग जो लगाते हैं आई कार्ड टाइप का, वहां पे वो एनरोल्ड होना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ एथिक्स पीसीआई ने फ्रेम किया है 4 रिलेशंस में। तो पहला है कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, जॉब के प्रति फार्मासिस्ट का एथिक्स क्या होगा। दूसरा ट्रेड, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उस समय उसका एथिक्स क्या होगा। अगर मेडिकल प्रोफेशंस में है, कहीं फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल में है, तो वहां पे क्या होगा। नॉर्मली एक नॉर्मल फार्मासिस्ट है, अगर उसका जॉब नहीं है, ट्रेड नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, फिर भी एज अ फार्मासिस्ट उसके प्रोफेशन के लिए क्या होगा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ देगा कोई भी कि व्हाट आर द एथिक्स फ्रेम्ड बाय पीसीआई इन रिलेशन टू हिज जॉब या इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी आपके एग्जाम में आया था, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और आएगा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत हल्का चैप्टर है। अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपका एथिक्स। मतलब आपको खुद पता है, बहुत सारी बातें आपको खुद पता है, तो ये बहुत याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ओके। अब बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस, फिर इतना कम लोग ज्वाइन करेंगे फिर मैनेजमेंट बंद करा देगी क्लासेस। 10 लोग 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 14 नहीं 13 स्टूडेंट ओनली ज्वाइन किए, तो फिर क्लासेस सस्पेंड कर देंगे फिर। और तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए। पहले बोल के गए थे बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, बट फर्स्ट डे ठीक था, बट अभी फिर से वही स्थिति आ गया है। हमको लगता है फिर नेक्स्ट क्लास में और कम रहेंगे।
वगैरह भी पढ़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद है जॉब के रिगार्डिंग क्या क्या उसका एथिक्स होना चाहिए। तो फर्स्टली तो हमारा क्या काम है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। तो हमारा जो फार्मेसी प्रीमिसेस है, जो भी मेडिकल शॉप है, पहला तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसमें हमारा जितने भी तरह के इमरजेंसी मेडिसिन है या कॉमन टाइप के मेडिसिन है, इमरजेंसी एज वेल एज कॉमन, वो सारे पेशेंट्स को तुरंत मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिले। अब मान लीजिए कुछ इमरजेंसी दवाइयां हैं जिसको एकदम इंस्टेंट चाहिए ही चाहिए, तो उसके बिना आदमी मर जाएगा। तो वैसे दवाइयां मान लीजिए आपकी दुकान में खत्म होने वाला है, तो उससे पहले ही आप मंगा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो दवाई खत्म हो गया है तो अच्छा ठीक है 2 वीक बाद मंगाएंगे, 3 वीक बाद मंगाएंगे। आप मंगा सकते हैं क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है वहां पे, उसके लिए कोई आपको पनिश करने वाला नहीं है कि हाँ ये दवाइयां आप लेट से मंगाएंगे तो कोई आपको आके पेनल्टीज लगा देगा, या आपके पास पैरासीटामोल टाइप का कॉमन मेडिसिन नहीं है या डिस्प्रिन टाइप के कॉमन मेडिसिन नहीं है तो कोई पेनल्टी लगा देगा, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। बट आपका एथिक्स है कि नहीं, ऐसा इमरजेंसी दवाइयां जिससे किसी का जान जा सकता है वो हमको हमेशा अपनी दुकान में रखना चाहिए, या कॉमन टाइप के मेडिसिन, जैसे अभी कोरोना में पैरासीटामोल का खत्म होने हो गया था, उस वक्त वो क्या हो रहा था कि जो दवाइयां 15-16 वाली स्ट्रिप्स में मिल रही थी वो 100 200 में मिल रही थी, काला बाजारी हो रहा था, मास्क का काला बाजारी हो रहा था, सैनिटाइजर्स का काला बाजारी हो रहा था। तो ये हमारा एथिक्स के विरुद्ध है, हमारा हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एथिकल जो भी चीज है, अगर यहाँ पे कोई, हालांकि वहां पे तो पेनल्टी लगता है, बट ये हमारा खुद का एथिक्स है कि हमको अभी के लिए वो इमरजेंसी मेडिसिन अगर कंसिडर्ड हो गया है तो उसको हमको नॉर्मल प्राइस में बेचना चाहिए, ये हमारा एथिक्स है। उसके बाद दूसरा है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। पहला तो हमारा दुकान रजिस्टर्ड होना चाहिए, इमरजेंसी दवाइयां होनी चाहिए, दूसरा कॉमन मेडिसिन होना चाहिए, और विदाउट डिले हम पेशेंट्स को वो प्रोवाइड करें। दूसरा, फार्मेसी हम कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी तो खैर कोई प्रिपरेशंस में कंटामिनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो दवाइयां अवेलेबल है वो बेसिकली क्या है कि स्ट्रिप फॉर्म में है या सॉल्यूशंस है, सस्पेंशंस है, तो वो प्री पैक पहले से पैक्ड है हमारे पास, उसको हमको बनाना नहीं है, पहले के जमाने में बनाना पड़ता था इंस्टेंट, तो वहां पे एक्सीडेंटल एरर्स बहुत हो सकते थे, बट अब ये चीज थोड़ा कम हो गया है। बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी फोनेटिक वर्ड्स रहते हैं, फोनेटिक वाले दवाई एक जैसा साउंड करता है, कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये दवाई मांगा, उन्होंने कुछ और सेम टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक से साइक्लोसेरिन, और एक इसी टाइप का कुछ और एक आता है, याद नहीं आ रहा है हमको नाम, बट साइक्लोसेरिन एंड साइक्लोस्पोरिन, यस, साइक्लोसेरिन एंड साइक्लोस्पोरिन, दोनों दो दवाई है, बट आप जब से नाम बोलेंगे तो नाम एक जैसा सुनाई पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपको मांग के वो दवाइयां लेना है तो क्या होगा, कंडक्ट फार्मेसी में एरर हो सकता है अगर उसने सही से नहीं सुना। तो उस वक्त क्या है कि अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि हाँ भाई आपको किस चीज की इलाज के लिए ये दवाइयां चाहिए। तो ये चीज होना चाहिए कि आपका जो एरर है, एक्सीडेंटल एरर है, उसको कम करने के लिए ये सब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, या आपको प्रिस्क्रिप्शंस मिला है तो आप दवाइयां दे रहे हैं, ओके, आप बहुत श्योर हैं कि हाँ यही दवाइयां हैं, बट एक बार आप फिर भी उसको चेक कर सकते हैं, डबल चेकिंग करना आपका फर्ज है, ठीक है, ये हमारा एथिक्स है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो जैसे आप प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं किसी से दवाइयां देने के लिए, तो आप वैसा कोई कमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है वो बहुत बीमार हो या उसका वैसा कुछ हो, मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंडीशंस में हो सकता है ऐसा, तो उनको देख के खुद का एंजाइटी नहीं लेना है, कि जैसे आपको आपके पास दवाइयां आई और आपने कह दिया कि अरे दवाई लेके क्या करेंगे, आप तो 6 महीने के इंसान है, मर ही जाएंगे, फालतू का दवाई में पैसा लगा रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसा एंजाइटी उसको शो नहीं करना है। एज अ फार्मासिस्ट आपको न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई भाव आपका प्रकाशित ना हो आपके चेहरे पे कि हाँ उसको देख के खुद आप डर गए कि अरे बेचारा तो वैसे ही निपटने वाला, अब दवाई लेके क्या करेगा। तो आप वैसा बिल्कुल भी उसको एंजाइटी शो नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा अगर सीवियर केस में है तो उसको बताएंगे कि हाँ किडनी टोटली फेल है, ये दवाई लेके क्या करेंगे। तो वैसा कोई एंजाइटी आपको नहीं उसको शो करना है या उसको डराना है, लाइक। उसके बाद दूसरा, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है डॉक्टर कुछ गलत लिख दे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर गलत लिख सकता है, या
कुछ भी थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो उस केस में अब फार्मासिस्ट का क्या रहता है कि उसको बदल दे, बट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब जिसने लिखा है उससे बिना कंसेंट लिए आप उस दवाई को नहीं बदल सकते। हो सकता है किसी और कारणवश वो दवाइयां दिया गया हो, तो आपको कहना है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंज की जरूरत है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ पेशेंट को फिर से उस डॉक्टर के पास भेजिए, बोलिए उनको समझा के भेजिए कि हाँ ये गलत है या सही है, एक बार फिर से जांच कर ले, उसके बाद आप दवाई ले जाइए। आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? No, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है नो मैम। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। कोई भी दवाई अगर आप हैंडल कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो ये एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग्स हो आपके पास। ऐसा नहीं कि आप सब स्टैंडर्ड या एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांडेड ड्रग्स यूज कर रहे हो, कोई भी नकली ब्रांड का ड्रग या कुछ मिलावटी ड्रग्स या जाली टाइप का दवाइयां बेच रहे हैं खुद के मुनाफा के लिए, आप ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो भी इस टाइप के दवाई है एमआरपी से काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो जब भी हैंडल करें आप किसी को, तो आप उसको हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स दें, क्योंकि आप ये एथिक्स हमेशा अपने मन में याद रखें कि आपके कुछ पैसे के कारण किसी का जान जा सकता है। ये तो हमेशा याद रखना है, ये तो हमेशा यूज करना है। जब भी आप दुकान में रहें, हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स दे, चाहे ज्यादा पैसा में ही दे, एमआरपी से ज्यादा तो आप वैसे ही नहीं दे सकते, बट कम मुनाफा कमाए इट्स ओके, बट किसी का जान नहीं लेना चाहिए। तो जब भी हैंडलिंग करें आप ड्रग्स का, वो हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स ही होना चाहिए। उसके बाद जिसका पोटेंशियल खराब है या जो खराब होने वाला है, एक्सपायर्ड दवाइयां हैं, 1 महीने में एक्सपायर्ड होने वाला है, आपने उसको बहुत कम कीमत पे निकाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद लास्ट है अप्रेंटाइज फार्मासिस्ट, मतलब एज ए एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट, जब आप फार्मासिस्ट बन गए हैं, दुकान अच्छे से चला रहे हैं, तब आपका ये क्या बोलते हैं, दायित्व बनता है कि जो निचला फार्मासिस्ट है, जो तुरंत आया है एक्सपीरियंस्ड होने के लिए, उसको आप अपना नॉलेज दे, उसको एक्सपीरियंस कराएं, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे अपनी दुकान में, ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है? उसको सर्टिफिकेट्स भी आप दे सकते हैं कि हाँ यहाँ इतना दिन हमने काम किया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया, लाइक दैट। तो ये आपका जॉब्स के रिलेशंस में आपका एथिक्स होना चाहिए, ठीक है? और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपके सारे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपको, ये कभी भी शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग टाइप का ही क्वेश्चंस में आएगा। तो हालांकि ये बहुत इजी है, कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, जैसे हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, बाकी आप खुद लिख सकते हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस बाकी आप खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये इजी है और मार्क्स ऑब्टेनिंग है, तो आप ये चैप्टर से बिल्कुल पढ़ के ही जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारा रिलेशंस क्या है ट्रेड में, जो भी व्यापार कर रहे हैं वहां पे इसका रिलेशंस क्या है व्यापार में। तो अब मान लीजिए किन्हीं का होलसेलर दुकान है या कुछ भी ट्रेडिंग व्यापार के रिलेशंस में आप क्या कर सकते हैं। तो पहला तो प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत लो क्वालिटी का बहुत कम प्राइस रख दिए और एकदम लो क्वालिटी, एकदम स्टैंडर्ड एकदम गिरा हुआ, एकदम सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड ड्रग्स आप बेच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। तो प्राइस आपका फेयर होना चाहिए, उसके साथ क्वालिटी क्वांटिटी जो भी स्किल की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब अपना फेयर ठीक रखे, बट दूसरे के साथ जो आपका रिलेशन है, दूसरे बिजनेसमैन के साथ, दूसरे फार्मासिस्ट के साथ जो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ भी फेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लीजिए 3 दुकान साथ है, बीच वाले से एक आदमी को लेना है, तो आपने उसको वो बीच वाले का आपसे पूछा एड्रेस इस फार्मा का दवाई का कहाँ पे है, तो आपने उसको अपने शॉप में ले लिया, बोला नहीं उससे कम पैसे में हम आपको दे देंगे, तो ये भी नहीं करना है। एज ए एथिक्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जेन्युइन जिस दुकान के लिए उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शंस लाया है कि मुझे इस दुकान पे जाना है, आपको भेज देना चाहिए। इनफैक्ट वो आपके दुकान पे भी आया है तो भी ये पीसीआई के द्वारा फ्रेम्ड है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि किसी का लेबल लेना, किसी का ट्रेडमार्क लेना, किसी के दुकान का नाम लेना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि किसी का एक दुकान बहुत ज्यादा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से किसी का, तो दूसरे को नया खोलना है, तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पे इसका दुकान चल रहा है, तो हम जस्ट थोड़ा मिस ब्रांड करके आपने उसका ही नाम ले लिया, सेम माँ जगदम्बे है तो आप श्री माँ जगदम्बे दुकान से ले लिए, तो आदमी उतना श्री नहीं पढ़ रहा है, जगदम्बे जगदम्बे पढ़ा, उसने कहा कि सेम ब्रांच होगा, हो सकता है सेम ब्रांच का होगा और आपके यहाँ आ जाएगी।
तो इस टाइप के जो भी अनफेयर मीन्स कर रहे हैं ट्रेड में, ये भी पीसीआई के एथिक्स के अनुसार गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत? No, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ ड्रग्स, कि आप जो भी दवाइयां खरीदे वो हमेशा जेन्युइन सोर्स से ही, रेप्यूटेबल सोर्स से ही। ऐसा नहीं कि अभी बहुत सारी नकली दवाइयां मिलती है बिहार में, तो खास करके पटना साहिब, पटना सिटी, सारी चीज नकली वहां पे बनती है, एवरीथिंग, कुछ जो कॉस्मेटिक्स से लेके हर एक दवाई, हर एक चीज वहां पे नकली बनती है। ठीक है, क्रैकर्स, पटाखा, सब कुछ नकली बनता है हर एक ब्रांड का। तो लोग क्या करते हैं, जनरली वहीं से उठा के ले आते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो जब भी परचेज करें ड्रग्स का, वो हमेशा जेन्युइन सोर्सेज होना चाहिए, रेप्यूटेबल सोर्सेज होना चाहिए। उसका सोर्स, अगर सिप्ला का दवाई खरीद रहे हैं तो हमारा सिप्ला से ही आना चाहिए, कोई बीच का बिचौलिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले। तो जो भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा डिग्निफाइड वे में होना चाहिए, अनडिग्निफाइड स्टाइल में नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्टाइलिश टाइप का लगा दिए, या जो लॉ के अकॉर्डिंग है वैसे करना चाहिए। जैसे शेड्यूल जे का है कुछ, तो उसका आप नहीं लगा सकते कि इसका ट्रीटमेंट होता है या कुछ भी इस टाइप का। तो जो भी मटेरियल आप लगा रहे हैं अपना दुकान में, वो थोड़ा एडवर्टाइजिंग टाइप का होना चाहिए, अनडिग्निफाइड नहीं दिखना चाहिए, वो थोड़ा जेन्युइन दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और एडवर्टीजमेंट एक्ट में ये चीज पढ़ेंगे, ये तो खैर प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी चीज के लिए प्रलोभन नहीं दे सकते कि आप इतना पैरासीटामोल खरीद के ले जाइए 2 kg और इसके साथ हम एक ये फ्री दे देंगे, एक डब्बा और फ्री दे देंगे, तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? No, ma'am. उसके बाद है हमारा कि मेडिकल प्रोफेशंस के रिलेशंस में क्या होना चाहिए आपका। तो अब ये जो हमारा मेडिकल प्रोफेशंस है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, तो जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग डॉक्टर्स के यहाँ काम करते हैं या इस टाइप का कहीं पे भी काम करते हैं, तो अब मान लीजिए कि प्रोफेशनल एक्टिविटी में आपका लिमिटेशंस होना चाहिए। फर्स्ट, कोई भी प्रोफेशंस में आप हैं तो एक ही जगह काम कर सकते हैं। ये फार्मासिस्ट के लिए बेसिकली रहता है कि जैसे कि मान लीजिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो वहीं पे आप काम करें, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप फार्मा में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप डायग्नोसिस करने लग गए या ऑपरेशंस में घुस गए, ओटी बॉय का काम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं कर सकते आप। अगर आप वहां अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ हैं तो आप सिर्फ दुकान वाला पोर्शन ही देखेंगे, ड्रग स्टोरेज, ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, यही वाला ही पार्ट देखेंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करने चले जाएंगे, कोई डायग्नोसिस करने लग जाएंगे, टेस्टिंग करने लग जाएंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका लिमिटेड है, जो एक्टिविटी है वहां पे आपका लिमिटेशंस है। या हम लोग भी हैं, जैसे हम भी हैं अपने प्रोफेशंस में है, तो सिर्फ टीचर के प्रोफेशंस में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी टीचर्स में है फिर रात में हम जाके दुकान में दवाइयां बेच रहे हैं, ये एथिक्स के खिलाफ है। ये कभी ऐसा नहीं कर सकते आप कि 2 जगह एक साथ काम कर सकते हैं। कि मान लीजिए, या दूसरा कि अब यहाँ इस कॉलेज में है तो दूसरा कॉलेज में भी नाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कभी पकड़े जाते हैं तो ये तो खैर एथिक्स है कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो एज अ प्रोफेशनल्स एक जगह पे ही लिमिटेशंस होना चाहिए, फार्मेसी में ऐसा एथिक्स कहता है। लेकिन एक और चीज क्या है कि मान लीजिए डॉक्टर्स नहीं है, इनफैक्ट आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस आया जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है इंस्टेंट, तो उस वक्त अपना लिमिटेशन नहीं देखेंगे कि भाई मेरा तो लिमिटेशन है दवाई देना, दवाई से ठीक हो रहा है तो ओके नहीं। फर्स्ट एड आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो आपको फर्स्ट एड सिखाया गया था HACCP में, तो वो फर्स्ट एड डिलीवर करना बनता है आपका। तो वहां पे फिर ये भी आपका एथिक्स है कि जो भी अगर उसको जरूरत है फर्स्ट एड का तो आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं इमरजेंसी केस। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत? एक No, फार्मासिस्ट एक ही मेडिकल ओपन कर सकता है मैम? क्या? एक फार्मासिस्ट एक ही मेडिकल भी खोल सकता है? हाँ, एक फार्मासिस्ट एक मेडिसिन। अभी तो देखते हैं मैम, एक फार्मासिस्ट 2-2, 3-3 मेडिकल में अपना सर्टिफिकेट दिया हुआ है, नहीं, सब हो ही जगह से नहीं पैसे सकता, ले हो रहा है ही वो। नहीं सकता। फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट के तहत एक दुकान में सिर्फ एक चलता है, क्योंकि अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में चलता था तो फार्मासिस्ट का वैल्यू भी कम था, 10-10 हजार पे फ्री ले लेते थे, लेकिन अभी एक दुकान पर सिर्फ एक फार्मासिस्ट चलता है, 2-3 चल ही नहीं सकता है।
आप पता कीजिए, अभी ये खुद बैन हो सेल्फ चुका अपना है। खोल सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं, एक फार्मासिस्ट सिर्फ एक दुकान पे आप लगा सकते हो, दूसरे तीसरे जगह पे नहीं लगा सकते। पहले चलता था ये, एक आदमी 10 जगह से पैसा उठा लेता था, पैसा भी कम मिलता था, बट अभी एक जगह पे एक लोग ही लगा सकते हैं, 2-3 जगह पे नहीं लगा सकते आप। ठीक है, क्लियर? तो सेल्फ खोल सकते हैं या सर्टिफिकेट किसी को दे भी सकते हैं? आप सेल्फ भी खोल सकते हैं, एक दुकान पे एक फार्मासिस्ट चाहिए, तो बाकी आप अपना देखिए कि आप दुकान के लिए आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ता है। लाइसेंस वो ड्रग इंस्पेक्टर चेक करेंगे कि उस हिसाब से आपका दुकान बना है या नहीं बना है, तो उसके बाद दुकान का लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा। फार्मासिस्ट का लाइसेंस तो खैर आपको मिल ही जाता है, तो वो करना पड़ता है आपको। आप अपना दुकान भी खोल सकते हैं, या तो या दूसरे को दे सकते हैं। एज ए फार्मासिस्ट मतलब किसी और की दुकान में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही जगह यूज होगा, या अपना और ये दूसरे को? हाँ, दूसरे का, बस एक दुकान पे ही ये काम हो सकता है। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट। तो क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है? अभी ये सबसे ज्यादा होता है कि जो एमआर है, जो फार्मासिस्ट एमआर बन जाते हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं कि सीक्रेट अरेंजमेंट कर लेते हैं, या फार्मासिस्ट भी सीक्रेट अरेंजमेंट कर लेते हैं किसी फिजिशियंस के साथ। कुछ एडवांटेज दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे कि आपके पास जो भी मतलब क्या बोलते हैं, पेशेंट आप मेरे दुकान पे भेजिए। तो ये एथिकली टोटली रॉन्ग है, लेकिन सारे लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं ना, जिनका भी दुकान है? यस मैम। जनरली करते हैं, बेसिकली जनरली सभी लोग करते हैं ऐसा, कि जो भी डॉक्टर्स वाले हैं या डॉक्टर्स को ही बिठा लेंगे अपने दुकान पे, इस टाइप का अरेंजमेंट करके रखते हैं कि वो जो भी भेजेगा वो आपके यहाँ ही भेजेगा, और डॉक्टर भी सेम दवाई लिखेगा जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। ये बहुत सारी कंपनी भी यही चीज करती है कि आप मेरी कंपनी की दवाइयां लेके रिवार्ड्स रखती है बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर्स के लिए। तो ये क्या होता है, ये क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट है, जो सीक्रेट अरेंजमेंट आपने फिजिशियंस के तहत किया है कि हाँ हमने कुछ एडवांटेज देंगे, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, कुछ कमीशंस देंगे, टूर पे ले जाएंगे, लाइक दैट। तो ये हमारा एथिकली ये बहुत रॉन्ग है, पीसीआई के हिसाब से ये पूरा रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिएजन्स विद पब्लिक। तो हमारा जो कनेक्शन है एज अ फार्मासिस्ट पब्लिक के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कितने मिनट देते हैं, बेसिक कितने मिनट देते हैं? अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितने मिनट तक देते हैं? हार्डली मैम 5 से 6 मिनट। 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। ऐसा तो खैर रहने नहीं देता, 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत अगर करेंगे तो वो बहुत 5 मिनट चले, ठीक है, चले हम 10 मिनट भी मान सकते हैं, पर 10 मिनट में आप पूरा अपना दुखड़ा नहीं सुना पाएंगे, उसको सुनता ही नहीं है। जितना सुनाएंगे उतना दवाई लिखते जाएगा। क्या बस गेस कीजिएगा, जितना बोलेंगे वो उतना दवाई लिखते जाएगा। फिर आदमी बोलता है चुप ही रहो, उतना फालतू का दवाई लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसको उतना मैटर ही नहीं करता है आप क्या है क्या नहीं है, तो कम वो सुनता है। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा आपकी बातें नहीं सुनता है, तो बातें कौन सुनेगा आपकी? क्योंकि आदमी के साथ ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर्स को आप बहुत अच्छा कंसीडर करते हैं, कब? जब वो पेशेंट को एकदम प्रॉपर टाइम दे। कोई डॉक्टर्स को आप बोलेंगे अरे बहुत अच्छा डॉक्टर था, हम 10 मिनट बैठे उसके पास, तो वो काफी अच्छा कंसीडर हो गया। नहीं तो इंस्टेंट डॉक्टर, हाँ ठीक है, इंस्टेंट लिखा, हाथ में पर्ची पचाया, आप बोलते रहिए, उसको मतलब नहीं है। तो बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो बहुत देर तक एक पेशेंट को जांच करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो इस बीच का जो मीडिएटर है वो कौन बन सकता है? फार्मासिस्ट। क्योंकि और दूसरा क्या है कि डॉक्टर के साथ आदमी उतना ओपन भी नहीं हो सकता। फार्मासिस्ट के पास जाइए आप, देखिएगा आप सारा बात कर देंगे उसको। अब फार्मासिस्ट भी बहुत आराम से आपकी बातें सुन लेगा, वो नहीं बोलेगा आपको अरे चलिए हमको दुकान और आगे चलाना है, नहीं बोलेगा। वो आपका सारा बात सुनेगा, दवाई भी दूसरों को देगा, लेकिन वो बात सुनेगा। जनरली हम सारे फार्मासिस्ट में ऐसा देखे, क्या आप लोग भी देखे होंगे? यस मैम। जनरली सुनती हो पंकजा? हाँ मैम। हाँ, तो ये अपना भी कहानी सुनाने लग जाती होगी पंकजा की मैम देखो अभी तो मेरा ऐसा रिजल्ट हुआ, वैसा रिजल्ट हुआ। तो खैर दोनों एक दूसरे का दुख सुनना चाहिए, है ना? तो जनरली हमारा पहले अच्छा ठीक है, इस टॉपिक पे हम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे।
तो अब यहाँ पे क्या है कि पब्लिक के साथ जो हमारा लिंक होता है वो काफी मजबूत होना चाहिए कि पब्लिक आप पे पूरा ट्रस्ट कर सके, हर एक मैटर में आप उसको एजुकेट कर सके, जितने भी फार्मास्यूटिकल मेथड है या दवाइयां कैसे खाना है, क्या क्या चीज से इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं, ड्रग फूड इंट्रैक्शन हो सकते हैं, वो आप उसको समझा पाए, हाइजीन के बारे में समझा पाए। जनरली क्या होता है ना कि हमारा दवाई डॉक्टर दे देता है लेकिन हमारा फूड के साथ उसका इंटरेक्शन हो सकता है, हो जाता है कि मान लीजिए कि वैसा कुछ फूड है जो, मान लीजिए आप वारफरीन टाइप का दवाई ले रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का, और विटामिन के वाला फूड खा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे का काम रोक देगा, तो हमारा दवाई काम नहीं करेगा। वैसे ही एंटीबायोटिक्स है, कुछ टाइप के एंटीबायोटिक्स है, उसको आप ले रहे हैं दूध मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, ड्रग फूड इंटरेक्शंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई इसके साथ दूध मत लेना। जनरली पहले के जमाने में हम देखते थे लोग को दूध बहुत अच्छा माना जाता था, जनरली बेसिकली दूध को बहुत अच्छा माना जाता था और कहा जाता था कि दूध के साथ दवाई लो। बहुत पहले के जमाने में हम देखते थे, अभी तो सब जनरली पानी से लेते हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो जनरली बहुत को घर में देखते थे कि दूध के साथ पानी दवाइयां लेते हैं, लेकिन हो सकता था वो एंटीबायोटिक्स होगा। तो अब वहां पे क्या होगा, वो इंटरफेरेंस करेगा उसके वर्किंग में। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा कि भाई जितना हो सके आप जो भी दवाइयां ले रहे हो वो वाटर के साथ लो, जनरली पानी के साथ लेना ही चाहिए, दूध के साथ दवाइयां नहीं लेना चाहिए। हो सकता है जो उसमें जो कैल्शियम है वो इंटरफेरेंस कर जाए और उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी को घटा दे, तो पानी के साथ लेना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा, इंटरेक्शंस बताना पड़ेगा आपको, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा किसको, पेशेंट को, या हाइजीनिक कंडीशंस कैसे मेंटेन कर सकता है ये चीज आपको बताना पड़ेगा क्या बोलते हैं पेशेंट को, ठीक है। और दूसरा ये चीज कहाँ से पता होगा कि क्या चीज, क्या फूड इंटरेक्शंस कर सकता है, क्या हाइजीन मेंटेन करना है, तो इसके लिए खुद को आपको पहले अपग्रेड करना होगा, आपके पास खुद जानकारी होना चाहिए। ये क्या हो गया, शेयर हो रहा है ना? यस मैम। ओके तो इसके लिए आप जो भी उसको बताएंगे क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, वट जो भी आप बताएंगे, तो उसके लिए खुद आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, जहां से भी आप नॉलेज ले तो उसके लिए आपको फुल्ली अपडेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपने प्रोफेशंस के रिगार्डिंग में आपका रिलेशंस क्या होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी इस टाइप का कोई काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका एथिक्स क्या कहता है, तो पहले तो प्रोफेशनल विजिलेंस। तो एज अ फार्मासिस्ट क्या है कि आपको देखना पड़ेगा आप खुद कानून के दायरे में हैं या नहीं है, प्लस दूसरा फार्मासिस्ट इस चीज को मान रहा है या नहीं मान रहा है। आप अपना एथिक्स भी देखेंगे, दूसरे का भी एथिक्स देखेंगे, अभी आप खुद अपने लिए भी देखेंगे, और दोस्त अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज कर रहा है, एडल्ट्रेटेड चीज यूज कर रहा है, तो वो भी चीज आपको देखना पड़ेगा, ये भी जिम्मेवारी आपकी है। पीसीआई ने एथिकल आपको इश्यू किया है कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, आप एज अ सिटीजन्स, फार्मासिस्ट तो है ही आप, बट एज ए इंडियन सिटीजन्स आपको लॉ के बारे में पूरा फेयर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी लॉ के बारे में होना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए। जो भी नया लॉ आ रहा है फूड के बारे में, ड्रग्स के बारे में, फार्मेसी के बारे में, मैम या आवाज नहीं आ रही। ओके ऑडिबल है ना? यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पे क्या है कि एज अ सिटीजन्स हमको फेयर नॉलेज होना चाहिए कि अभी फूड में नया कानून क्या आया है या ड्रग्स में क्या कानून आया है। जैसे बीच बीच में न्यूज आते रहता है कि किसी चीज में मरकरी ज्यादा हो गया या लेट ज्यादा हो गया, तो वो पूरा चीज खत्म कर लिया। जैसे इंडिया में कुछ समय पहले लेट का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया था मैगी में, तो आप खाना बंद कर दिए थे ये पब्लिकली। तो आपको कैसे पता चला? आपके पास नॉलेज आया, न्यूज से आया, चाहे वट कहीं से भी आया, तो उस मेथड में आपके पास एनफ नॉलेज होना चाहिए फूड के बारे में, ड्रग्स के बारे में, फार्मेसी के बारे में, हेल्थ के बारे में, सभी चीज के बारे में।
दूसरा क्या है कि कोई ना कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसके साथ आप एक्टिवली कोऑपरेट करें। जैसे मान लीजिए रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, तो वहां पे आप एज अ मेंबर काम कर सकते हैं। ब्लड डोनेट कराना है या करना है, कुछ कम्युनिकेबल टाइप के डिजीज के लिए कैंपेन हो रहा है, तो वहां पे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो कोई भी प्रोफेशनल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेनिफिट्स दे रहा है नॉर्मल पब्लिक को, तो उसके साथ भी आप मिलके काम करें, ये भी आपका प्रोफेशनल एथिक्स है। उसके बाद है डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है आपको एज अ फार्मासिस्ट जिससे कि फार्मेसी प्रोफेशंस का तौहीन हो, जो मतलब खराबी करे। कोई भी टाइप के वैसा काम नहीं करना है कि जैसे पता चले कि अरे ये फार्मासिस्ट के लिए तो कुछ भी वैसा काम कर दिए, कुछ भी उस टाइप का इनहीनियस काम कर दिया, कुछ भी टाइप का गलत काम कर दिए जिससे कि फार्मेसी प्रोफेशंस का तौहीन हुआ हो, उसका इज्जत खराब हुआ हो, तो इस चीज को हमको मेंटेन करना है। ठीक है, तो इतना ही आपको एथिक्स में पढ़ना था। उसके बाद एक आता है फार्मासिस्ट ओथ। बट ये जो ओथ है जो फार्मासिस्ट खुद के लिए लेते हैं, बट ये ओथ आपको जनरली एग्जाम में आएगा नहीं। ये ओथ जनरली बी फार्म्स स्टूडेंट्स को आता है, तो आपको सिर्फ आएगा एथिक्स, कोई दो एथिक्स आ जाएगा इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, जॉब, मेडिकल प्रोफेशंस, इन चारों में से कोई दो के बारे में आएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है आपको? No, ma'am.